मेन जो ड्रग है इसका एमोबियोसिस की जब भी बात करें तो फर्स्ट इसमें बचा हुआ ड्रग में सुरामिन है। सुरामिन को एक्चुअली में एंटीवायरल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोजोल के साथ साथ एंटीवायरल के रूप में भी यूज किया जाता है, कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं ये। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि सुरामिन्स जो लेंगे तो प्लाज्मा जो हमारा ये वेसल्स है, और इसमें प्लाज्मा और कार्पसल्स है, दोनों है। तो जनरल टिश्यू की बात करें, जनरल टिश्यू तक ये परफोरेट करके तो चला जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन्स न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो पहले तो वहां पर सीएसएफ का बैरियर है। जब भी न्यूरॉन की बात करें तो ये सीएसएफ का बैरियर, सीएसएफ से ये ऑब्जर्व होकर ना तब ना अंदर की ओर आएगा ये। तो जैसे ही ये ब्रेन के लेवल में पहुंचेगा तो इस बैरियर से, इस सीएसएफ के बैरियर से परफोरेट करके न्यूरॉन सेल तक ये नहीं पहुंच पाएगा, इसमें वो संभावना नहीं रहती है। तो जब भी इसकी बात करते हैं तो फेल्यूर कर जाएगा। अगर सिस्टेमिक डिसऑर्डर सामने आ जाता है, सिस्टेमिक डिसऑर्डर का मतलब है कि सारे सिस्टम को एक साथ वो प्रभावित कर रहा है, कोई भी प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे फिर इसका सुरामीन का इस्तेमाल करना बहुत फायदे का बात नहीं होगा। और इसके बाद है कि इसको अगर एक बार दे दिया जाता है, अगर मेडिसिन को एक बार यूज कर लेते हैं कोर्स डायरेक्शन में, तो करीब करीब 3 मंथ तक, लगभग ये 3 महीना तक यूरिन्स एक्सक्रेशंस में इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बहुत लंबा इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। 3 महीना तक यूरिन्स में प्रोटीन का एक्सक्रेशन एल्ब्यूमिन यूरिया के रूप में 3 महीना तक आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं होता है। वो भी जब अगर सुरामीन्स को टैबलेट की जगह इंजेक्टेबल ले लिए, तब तो ये पक्का 3 महीना या उससे भी ऊपर, मोर देन 3 मंथ, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर टैब के रूप में, टैबलेट के रूप में रहे तो लगभग 3 महीने तक आते आते इसका पोटेंशियल लॉस करेगा, और धीरे 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 रीनल फंक्शंस अपने नॉर्मल स्टेज में चलाएगा। इसके अलावा एक्सेसिव टायर्डनेस, उसके बाद वीकनेस, लेथार्जिया, वर्टिगो, एर्थालजिया, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ये इतना सारा चीज इसके साथ साइड इफेक्ट में हमको देखने को मिलेगा। थकावट, कमजोरी, लेथार्जिया, सुस्त हो जाना, वर्टिगो, माथा घूमने जैसा स्थिति, एर्थार्जिया मतलब ज्वाइंट पेन, खासकर कमर, लो बैक एक का, कमर और उसको रेफर टू बोथ लोअर लिम्स, एर्थाल्जिया का प्रॉब्लम सामने आएगा। और पेरीफेरल न्यूरोपैथी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी में या तो क्रेनियल नर्व का प्रॉब्लम होगा या फिर स्पाइनल नर्व का प्रॉब्लम होगा। लेकिन चूंकि ये परफोरेट नहीं कर पाता सीएसएफ लेवल को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा, ब्रेन या मेन स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा। लेकिन इमरजेंस नर्व, स्पाइनल या इमरजेंस नर्व ऑफ क्रेनियल नर्व, ये दोनों में टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग, नुमनेंस, ये रेफर्ड पिन टाइप का जो सिम्टम है वो उसमें देखने को हम लोग को मिलता है। सेकेंड, इसमें एक और छोटा ड्रग है,
डिहाइड्रोमेटिन। अगर इसकी बात करें तो ये सुरामीन के अपेक्षा लेस टॉक्सिक, इसका टॉक्सिक इफेक्ट उससे, या फिर मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल की बात करें तो उससे लेस टॉक्सिक इसका इफेक्ट है। लेकिन अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, पेन एंड ओवर ग्रोथ एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहां पर इंजेक्शन देते हैं वहां पर ओवर ग्रोथ हो जाएगा, हाइपरट्रोफिक सेल वहां पे उभर जाएगा, ऐसे करके उभर जाएगा। और साथ में पेन, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक पेन रहेगा। उसके बाद मस्कुलर पेन, वीकनेस, कई बार पेरिकार्डियल पेन, उसके बाद एनोरेक्सिया। ये सब सिम्टम्स सामने आ जाएंगे। तो बेटर होता है कि एंटीप्रोटोजोल में टिनिडाजोल या मेट्रोनिडाजोल से ही काम चला लिया जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ा जाता। इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं, उस पर नेक्स्ट ड्रग हम टेट्रासाइक्लिन पर बात करेंगे। पहले हेडिंग देना है एंटीप्रोटोजोल्स सुरामिन। एंटीप्रोटोजोल ड्रग सुरामिन। डायजेटिक। This drug does not cross the this drug does not cross the blood-brain barrier. It forms stable complexes with stable complexes with plasma protein and is detectable in urine for up to 3 months up to 3 months after the last injection. तरह का चेंज हो जाएगा। It may cause tiredness, anorexia,
polyuria, thrust and tenderness of the palms and soles. ये खत्म हो गया, सेकंड में ये डिहाइड्रोमेटिन, DEHYDROMETINE. डैश देखे, it is less toxic than the parent emetin, but adverse effect including pain at the site, of injection, weakness, muscular pain, hypotension, cardiac dysrhythmia, etc. खत्म हो गया। नेक्स्ट हम एनेस्थीसिया में टेट्रासाइक्लिन पर बात करेंगे आज। टेट्रासाइक्लिन से कई बार हम लोग देखे होंगे कि वेनोसाइट फोर्ट हेट्रोजिन्स हैलेरियसिस के केस में, हैलेरिया का अटैक है तब 21 दिन का डोज सुबह दोपहर शाम 21 दिन तक 63 टैबलेट दे दिया जाता है। या फिर कई बार ब्रोंकाइटिस माने कंटिन्यूअस खांसी हो रहा है तो एमॉक्सिसिलिन के साथ टेट्रासाइक्लिन भी जोड़ देते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन से जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसमें ये बहुत तेजी से काम करता है। और फाइलेरियटिक्स, इसके अलावा अदर्स माइक्रोबियल्स, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर इसके बारे में कहना होगा तो इसके बारे में ये बोलेंगे कि ब्रॉड रेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एकदम सबसे अच्छा इसके लिए यही होता है डायरेक्ट डेफिनेशन। एंड इट्स एक्टिविटी differences
between individual to individual. एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, उसके बाद इसका जो इफेक्ट है पर्सन टू पर्सन, इसका इफेक्ट काम करने का जो ढंग होगा हर पर्सन में ये थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, लेकिन ये चेंज लिटिल होता है। लिटिल का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक पर्सन में ये बहुत प्रॉपरली वर्क करेगा तो दूसरे पर्सन में एकदम से काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका हैबिट्यूशंस, उसके फिजिकल स्टेटस के आधार पर थोड़ा सा इसके पोटेंशियल में डिफरेंस आता रहता है। तो एकदम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसको अगर देते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस सामने आएगा। क्यों सामने आएगा? जो आगे बढ़ेंगे तो फिर ये सामने बातें आ जाएंगी। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सीधे सीधे टेट्रासाइक्लिन से प्रोटीन्स इनहेबिट्स inhibits the protein synthesis of microbes। एकदम सीधा बात कि अगर ये इसका आरएनए, मान लेते हैं कि ये इसका आरएनए है, बैक्टीरियल आरएनए है, तो ये पहले तो परफोरेट करके बैक्टीरिया के अंदर में ये या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये प्रवेश करेगा। ये आरएनए रिस्पॉन्सिबल है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो इसका साइजेज पहले इंक्रीज करेगा, जब साइजेज इंक्रीज करेगा और एडिक्वेट साइज में आएगा तब इसमें डिवीजन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये क्या करता है ना कि इसके बैरियर, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को परफोरेट करके अंदर की ओर चल जाता है और इसके ऊपर एक लेयर, ये इस ढंग से इसके इसके आरएनए को ऐसा ऐसा करके ये बाइंड कर देता है, बांध देता है। तो बांध देता है ना, तो इस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ये ब्रेक कर दिया। तो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को जैसे ही ब्रेक किया, बस इसका ग्रोथ रुक गया, जितना था ग्रोथ वहीं पर रुक गया और उसको डिवीजन के प्रोसेस को रोक दिया। मतलब कि ये ना ग्रोथ करेगा ना तो डिवीजन होगा। तो ये ड्रग प्रॉपरली वर्क करेगा तो बैक्टीरियोस्टैटिक के रूप में, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग सही है। उसको मारने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसके प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक दिया। प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया तो उसके प्रोग्रेशन, ग्रोथ को, और ग्रोथ के साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव फेज को वहां पे वो रोक के रख दिया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोस्टैटिक के रूप में टेट्रासाइक्लिन को जाना जाता है, इसलिए इसका कोर्स डायरेक्शन लंबा दिया जाता है। बैक्टीरियोसाइडल अगर आता है जिसका कोर्स जो देते हैं कितना दिन चलना है, वो लिटिल हो जाता, 3 दिन होता, 5 दिन होता, 7 दिन होता। लेकिन अगर बैक्टीरियोस्टैटिक है तो इसका जो भी बैक्टीरियोस्टैटिक देखो ज्यादातर कोर्स डायरेक्शन लंबा लिया जाता है, ताकि इस बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन तक इसको बाइंड करके रखें और धीरे धीरे करके लाइफ स्पेन इसका खत्म होता जाएगा, मरता जाएगा और फर्दर ग्रोथ उसका नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव फेज उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको करीब करीब 20 दिन 21 दिन का कोर्स खासकर फैलेरियसिस के केस में तो दिया जाता है। अगर फार्मोकाइनेटिक्स की बात करें इसके, इसमें लिखेंगे पार्शियली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट से, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पार्शियली एब्जॉर्ब है, फुल्ली एब्जॉर्ब ये नहीं कर सकता है। अगर एनफ अमाउंट में दिया जा रहा है, इसको एक्सेसिव अमाउंट में दे रहे हैं, तो मेक ए फ्लोरा, मेक ए फ्लोरा इन इंटेस्टाइनल वॉल। इट मीन ये इंटेस्टाइनल वॉल है,
तो इंटेस्टाइनल वाल के लिए अंदर में एक स्यूडो मेम्ब्रेन, एक पतला सा ऐसे 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 करके ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करके इसको चारों तरफ से ऐसे करके ढक देता है। दैट इज को स्यूडो मेम्ब्रेन। तो जब भी इनफ डोज देंगे तो एब्जॉर्ब होने की जगह इसके इंटेस्टाइन के अंदर में एक फ्लोरा का फॉर्मेशन करता हुआ चल जाएगा। और जब फ्लोरा का फॉर्मेशन कर दिया तो ट्रबुलेंस इंटेस्टाइनल फंक्शन में, उसके फिजियोलॉजी में ये ट्रबल क्रिएट करेगा। कई बार तो कई डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ये कोलाइटिस के रूप में भी सामने आ सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन्स, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन के रूप में भी इसका साइड इफेक्ट सामने आ सकता है। उसके बाद इसके एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट दिया गया है, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि दूध से जुड़ा हुआ बना हुआ सब्सटेंसेस अगर पर्सन ले रहा है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब अगर सब्सटेंसेस ले रहा है तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम जाएगा। मिनिमाइज द एब्जॉर्प्शन। अगर जिस पर्सन को दे रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट वो ले रहा है, दूध या दूध से बना हुआ सब्सटेंस, तो इसका एब्जॉर्प्शन और भी घट जाएगा। तो बहुत सही तरीके से काम ये नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका उल्टा कर देते हैं, एंटासिड। गैस्ट्राइटिस के या गैस बनने के रोकने के लिए जो दवा दे रहे हैं, जैसे डाइजिन हो गया, एसिलोक हो गया, जिंटेक हो गया, पैन 40 हो गया, ये सब दवा अगर दिया जा रहा है, या फिर आयरन दिया जा रहा है, या फिर कैल्शियम दे रहे हैं, एल्यूमिनियम दे रहे हैं, ये सब अगर दवा दे रहे हैं, तो ये मोर बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन, इसका जो जितना क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होना चाहिए उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है, और दो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। या तो पहले मिल्क प्रोडक्ट अगर ले रहा है तो एब्जॉर्प्शन घटेगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट की जगह उसको हम एंटासिड दे रहे हैं, गैस बनने के अगेंस्ट में जो दवा है वो दे रहे हैं, या फिर आयरन फॉलिक एसिड वगैरह दे रहे हैं, या फिर कैल्शियम का टैबलेट दे रहे हैं, या एल्युमिनियम्स, एल्युमिनियम खासकर आपको डाइजिन वगैरह में, डाइजिन जेल में मिलता है। तो ये सब अगर हम दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। जितना अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो गया उसमें पूरे बॉडी में ये एब्जॉर्ब करेगा, और इवन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बैरियर। मतलब प्रेग्नेंट है, अगर विमेन प्रेग्नेंट है जिसको दिया जा रहा है, तो उसके प्लेसेंटा से होते हुए बैरियर, प्लेसेंटा रोकता है, मेडिसिन को आने से रोकता है, उसको प्लेसेंटा के बैरियर को पार करके ये पहुंच जाएगा, फीटस तक ये पहुंच जाएगा। इतना पावरफुल से इसका पेनिट्रेशन है। उसके बाद जो नहीं एब्जॉर्ब होगा वो एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन। वो यूरिन के थ्रू धीरे 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 करके वहां से एक्सक्रेट होके बाहर हो जाएगा। कई बार तो ये सीवियर इम्पेयर्ड रीनल कंडीशंस में भी पार कर जाता है। मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, अगर ये लिया जा रहा है उसके बाद वो फिल्ट्रेट होके यूरिन से ये पास आउट हो जाएगा, वहां रुक कर नहीं रहेगा ये।
यही वजह है कि कई बार इसको एंटी बैक्टीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब उस पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रीनल को परफोरेट करके बाहर निकल जाएगा। किडनी का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये यूरिन के रूप में बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा सा वहां पे सेफ होता है। यूजेज की बात करें तो पहला लाइन तो बोले कि वर्क अगेंस्ट ऑल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, दोनों पैथोजेंस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के अगेंस्ट में ये बिल्कुल इक्वली काम करेगा। ये तो जनरल बात हो गया। अब है कि किस किस कंडीशन में चॉइस हमारा रहेगा, कौन सा इन्फेक्शन में इसको सबसे ज्यादा हम लोग चूज करते हैं। तो पहला तो आ जाता है आपका क्लैमिडिया इन्फेक्शन। क्लैमिडिया इन्फेक्शन खासकर ट्रैकोमा, वर्म इन आई, आंख में जो वर्म आ जाता है ट्रैकोमा, इसमें ये बहुत कॉमनली यूज कर जाता है। उसके बाद पेल्विक इन्फेक्शियस डिजीज, डीजीएज, पीआईडी, इसमें भी बहुत कॉमनली इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिम्फोग्रेनुलोमा, लिम्फ चैनल या लिम्फ ग्लैंड में कहीं इन्फेक्शन है तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माइकोप्लाजियम, माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन, खासकर न्यूमोनिया, इसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। उसके बाद रिकेट्सियल इन्फेक्शन, रिकेट्सियल इन्फेक्शन में टाइफस, क्यू फीवर, ये सब कंडीशंस में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बोर्सेला इन्फेक्शन, ब्रोसिला इन्फेक्शन, उसके बाद कॉलरा, जिसके लिए वीब्रो कॉलरा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी कॉलरा अगर हुआ हुआ है तो कॉलरा में वाइब्रो कॉलरा के वजह से होता है, तो वाइब्रो कॉलरा के इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसके बाद फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई वाइड रेंज ऑफ डिजीज, कई ऐसे डिजीज जो कॉमन भी हैं और अनकॉमन हैं और अलग अलग ग्रुप के हैं, रिकेट्सियल ग्रुप के हैं, बैक्टीरियल ग्रुप के हैं, प्रोटोजोल ग्रुप के हैं, इन सब केसेस, हेलमेंथल ग्रुप के हैं, इन सब केसेस में ये वर्क कर रहा है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटीबैक्टीरियल है या एंटी प्रोटोजोल है, बहुत इसका माइक्रोबियल के अगेंस्ट में बहुत वाइड रेंज है वर्क करने का। अब अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो जितना वाइड रेंज इसका काम करने का, उसका वर्ल्ड एडवर्स इफेक्ट भी उतना ही वाइड रेंज का है। सबसे कॉमन चूंकि जीआईटी का है, तो जीआईटी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो सामने आएगा ही, जैसे नोजिया, वोमिटिंग,
हार्टबर्न, ये तो बहुत कॉमन है क्योंकि जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जीआईटी को ये ऑफसेट करेगा ही करेगा। इसके अलावा लूज बॉबल, लूज बॉबल का मतलब है कि डायरिया जैसा सिम्टम। अभी बात किए थे कि वो एक फ्लोरा एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो इंटेस्टाइन के चारों तरफ एक फ्लोरा बनाता हुआ चलेगा। तो फ्लोरा बनाता हुआ चलेगा मतलब कि एब्जॉर्प्शंस, जो आप फूड कंटेंट लिए हैं वहां से एब्जॉर्प्शंस उसका ये कम करेगा। इसका मतलब है कि ये लूज वॉवेल्स कंटिन्यूअस डायरिया का कंडीशन डेवलप करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद माउथ एंड थ्रोट सोर्स, मुंह में और गला में ये सोर्स घाव के रूप में सामने आ सकता है। कई बार तो टंग जो है ब्लैकी एंड हेयरी, जीभ पर इसका दिखाई देगा असर और जीभ काला हो जाएगा और लगे कि हेयर जैसा उसमें प्रोजेक्शन, धीरे छोटा 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 टंग पर बाल निकला हुआ है, यह भी सामने आ सकता है। उसके बाद डिस्फाजिया, कई बार तो घोटने में भी, आदमी को खाना घोटने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेरिनल सोर्स, पेरिनियल रीजन्स में, पेरिनियल रीजन में लोअर एब्डोमेन से एनस तक का बीच का एरिया है, उसमें भी कई बार घाव के रूप में ये सामने आना शुरू कर जाता है। उसके बाद अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चूंकि एलिमेंट्री कैनाल्स का फंक्शन इम्पेयर्ड है, तो एब्जॉर्प्शन आप न्यूट्रिएंट्स में से जो ले रहे हैं उसमें एब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। इससे डेंजरस स्टेज तब आएगा जब आप ग्रोइंग एज में फीटस से लेकर 12 साल के बीच में अगर टेट्रासाइक्लिन चला रहे हैं तो वो दूसरा इफेक्ट करेगा। इसमें टीथ एंड बोन दोनों के ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। खास फीटस स्टेज में, पेट में, माँ के पेट में बच्चा है तो शुरू के फेज में और लैक्टेशन फेज में जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो शुरू का 4 से 6 महीना में इसको नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन अगर दे देते हैं तो चिलेटिंग ऑफ टीथ, परफोरेटेड दांत जो है ना परफोरेटेड और एकदम से रुखड़ा हो जाएगा। और डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन दांत का कलर एलोइस कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। जो व्हाइट कलर होता है ना वो एलोइस कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। पिथिंग, छोटा 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 दाग जैसा स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देने लगेगा। अगर बोन की बात करें तो फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेड एंड वीक बोनी ग्रोथ, कमजोर पड़ जाएगा और फ्रैगमेंटाइल्स ग्रोथ हो जाएगा, धीरे 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 करके वो क्षय की स्थिति में चला जाएगा। तो दोनों चीज को देखते हुए इसका जो कॉस्मेटिक डिसएडवांटेज है एंड बोनी वीकनेस है, इसको देखते हुए प्रेगनेंसी के केसेस में फीमेल प्रेग्नेंट है तो टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन को नहीं दिया जाता है। और इससे ज्यादा कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा कि जान चल जाएगा, बच्चा अबॉर्ट कर जाएगा, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कॉस्मेटिक पॉइंट से तो व्यू बहुत खराब हो गया।
ठीक है, येलो पिगमेंटेशन टीथ का हो जाएगा और जीवन भर वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो दांत उसका पूरा का पूरा पूरा दांत एकदम पीला कलर में येलो कलर का दिखाई देता है। हम तो कई केसेस देखे हुए हैं, एकदम पूरा का पूरा लगे कि पीला एकदम 32 दांत येलो का येलो दिखाई देता है। कई बार ये इंक्रीज नाइट्रोजन लोड ऑन किडनी, क्योंकि ये पास आउट किडनी से ही होगा। अभी तो बात आ चुके हैं कि एक्सक्रेशन इसका किडनी से ही होता है। तो कई बार ये नाइट्रोजन का वर्कलोड किडनी के ऊपर बढ़ा देता है और इसका रिजल्टेंट अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक चला तो रिजल्टेंट के रूप में रीनल फेल्योर भी सामने हो सकता है। अगर वर्कलोड नाइट्रोजन का बढ़ गया और ये लगातार चलता रहता है तो धीरे 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 करके एक किडनी फेल्योर के कंडीशंस को ये डेवलप कर देगा। तो ये इसका बहुत खराब इफेक्ट है। इसके साथ लीवर डैमेज, पैनक्रियाटिक डैमेज, डैमेज फोटोसेंसिटिविटी, पुरपुरिक रैसेस, जुलपित्ती आ जाएगा, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, अगर धूप में जाते हैं तो रिएक्ट करने लगेगा शरीर में। पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन या कई बार लीवर डैमेज, लीवर सेल को नेक्रोसिस की ओर भी लेकर ये चला जाएगा। अब इसके डोज एंड ड्यूरेशन पर बात करते हैं। क्योंकि इसका टी हाफ है 6 आवर। वर्क जो करेगा 6 घंटा तक ये हाफ हो जाएगा इसका पोटेंशियल्स। तो इस हिसाब से 6 घंटा है तो इसको 3 to 4 टाइम्स 6 घंटा पर इसको दिया जा सकता है। मैंने 24 घंटा में 4 टैबलेट इसको दिया जा सकता है। 3 से 4 टैबलेट इसको हम लोग 6 घंटा पे दे सकते हैं। लेकिन अगर ये टैब के रूप में दिए, लेकिन यही अगर इंजेक्टेबल देंगे, इंजेक्टेबल में एक कंडीशन आईएम इंट्रामस्कुलर होगा और एक कंडीशन आईवी होगा। तो जब भी आईएम या आईवी देंगे तो डोज को हाफ कर देंगे, हाफ दी डोज, एकदम आधा कर देंगे। तो यहाँ पे जनरली जो दिया जाता है ना 250 mg अगर टैबलेट में देते हैं तो 200 250 टू 500 mg 6 आवरली, हर 6 घंटा पे, मतलब दिन में 4 बार देंगे। लेकिन अगर इंट्रामस्कुलर देंगे तो 100 mg 6 to 8 आवरली, मतलब 3 से 4 बार दिन में 3 से 4 बार देंगे। लेकिन अगर आईवी देना होगा तो आईवी में 500 mg BID दिन में 2 बार करना होगा। मतलब कि ओरल रूट में टैबलेट में जितना डोज होगा आईएम आईवी में जाकर वो उसका हाफ हो जाएगा। मैक्सिमम 2 ग्राम्स पर डे, इससे ज्यादा नहीं क्रॉस करना। मैक्सिमम 2 ग्राम पर डे, 24 घंटा में चाहे 3 बार दें चाहे 4 बार दें तो 2 ग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम 4 टाइम दे रहे हैं तो 2 ग्राम के बराबर हो गया। तो इससे ज्यादा कोर्स नहीं दे सकते कि आप 2 टैबलेट्स दे दें 500 500 mg का 3 टाइम्स पोटेंट, तो वैसा नहीं कर सकते।
इसी ग्रुप का, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक और दवा है डॉक्सीसाइक्लिन। सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन इसका टी हाफ बड़ी लॉन्ग है। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का ही दवा है, और ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका टी हाफ बड़ी लंबा है। एब्जॉर्ब बाई जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करेगा। एंड लेकिन एक्सक्रेशंस इसका जो है यूरिन एंड बाइल दोनों से ही एक्सक्रेट करेगा। यूरिन से भी एक्सक्रेट कर जाएगा और बाइल से भी ये बाहर हो जाएगा। यूजफुल इन कंडीशन ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी का कोई प्रॉब्लम सामने है। अभी तो ये टेट्रासाइक्लिन ने बताया कि रीनल फेल्योर का कंडीशन सामने आ सकता है अगर नाइट्रोजन लोड बढ़ेगा तब। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन थोड़ा सा सेफ है, टेट्रासाइक्लिन में ही सेफ ड्रग्स है। और रीनल इम्पेयरमेंट है, कोई फंक्शन से रीनल का प्रभावित है, तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल सीधे टेट्रासाइक्लिन नहीं देके डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका डोज डायरेक्शन की बात करेंगे तो 200 mg फर्स्ट डे, पहला दिन इसको 200 mg के रूप में देंगे, और उसको दिन इसको घटा देंगे 100 mg पर डे। बहुत कम कोर्स में इसको देंगे। पहला दिन फर्स्ट 200 mg, और उसके बाद 100 mg के बराबर इसको देना शुरू करेंगे। एक और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में दवा मीनोसाइक्लिन। इसका टी हाफ भी 15 आवर करीब करीब उसी के बराबर है। जीआईटी एब्जॉर्प्शन, लेकिन पार्टली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। एब्जॉर्प्शन जीआईटी से जरूर है, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म है, इसका डिसोसिएशन जो है लीवर सेल्स में है। स्वाभाविक है, जब लीवर में सेल्स में होगा तो डिसोसिएट करके ये बाइल्स एंड यूरिन दोनों से ये एक्सक्रेट करेगा, एज लाइक डॉक्सीसाइक्लिन। ये भी 200 mg डे फर्स्ट डे, सेकेंड 100 mg अदर डेज फॉलो अप। फिर फॉलो अप में इसको 100 mg देंगे। इसका साइड इफेक्ट की बात करेंगे, डिजीनेस, टीनिटस, कान में झिन 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 की आवाज, बैलेंस डिसऑर्डर, एटाक्सिया का प्रॉब्लम, जैसे नशा में जैसे चलता है वैसे स्थिति में रहेगा। ये इतना आपका टेट्रासाइक्लिन में है। 2 मिनट का रेस्ट दीजिए, फिर इसको लिखा देते हैं।
हाँ लिखिए। टेट्रासाइक्लिन हेडिंग देना है। Tetracyclines have a broad range of broad range of antimicrobial activity
and differences between individual members are small. अब हेडिंग देना मोड ऑफ एक्शन। देखे tetracycline interferes with tetracycline interfere with protein synthesis by binding to bacterial ribosomes. By binding to bacterial ribosomes, they are bacteriostatic. अब फार्माकोकाइनेटिक्स हेडिंग देना है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें most tetracyclines are only partially absorbed from the alimentary tract comma enough remaining in the intestine to alert the flora and gives rise to trouble and sometimes dangerous complications and sometimes dangerous complications such as pseudomembranous colitis, आगे लिखें dairy products reduce absorptions to a degree but antacids and iron
but antacid and iron preparations do so much more, so much more. By chelating to calcium, by chelating to calcium, aluminum and iron. पैराग्राफ चेंज होगा. Tetracyclines are distributed tetracyclines are distributed throughout the body and they cross the placenta. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Tetracyclines are excreted tetracyclines are excreted mainly unchanged in the urine and should be avoided when renal function is severely impaired. यूजेज में लिखे. Tetracyclines are active against tetracyclines are active against nearly all gram positive nearly all gram positive and gram negative pathogenic bacteria. A drug of first choice as drugs for first choice. However, they are used
However, they are used for infection with chlamydia, infection with डैश दे देना पहला मिलेगा क्लैमाइडिया, CHLAMYDIAE, क्लैमाइडिया. For example, trachoma, pelvic infectious disease, lymphogranuloma, venereum, VENEREUM. सेकेंड में लिखे माइकोप्लाज्म इन्फेक्शन, mycoplasma infections like pneumonia. Next लिखे rickettsial infections, like Q fever, typhus. Next, Vibrio cholera infections, Next, relapsing fever, next relapsing fever, एक मिनट वेट कीजिएगा. रिलैप्सिंग फीवर 80 कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. An unexpected use of a tetracycline occurs in the treatment of chronic hypoantinemia, HYPONATRAEMIA.
अब एडवर्स रिएक्शन हेडिंग देना। एडवर्स फर्स्ट हर्ट वन, सेकंड नोजिया। सर फर्स्ट में क्या बोले थे? हार्ट बर्न, HEARTBURN, हीक जलना जिसको बोलते हैं, हार्ट बर्न, इसी को हीक जलना बोलते हैं। सेकंड में नोजिया, नेक्स्ट में वॉमिटिंग, वॉमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रिक इरिटेशन। नेक्स्ट में लूज बॉबल, लूज बॉबल मूवमेंट, causing diarrhea. Next, opportunistic infections, opportunistic infections may supervene. Opportunistic infection may supervene. Next, disorder of epithelial surface, disorders of epithelial surface. Next, deficiency of vitamin B complex, deficiency of vitamin B complex. Next, mouth and throat sore, next, black hairy tongue, black hairy tongue. Next, dysphagia. Next, perianal soreness. Perianal soreness. Next, effect on teeth and growing bones of the fetus. Growing bones of the fetus and of children due to their chilting properties
due to their chilting property with calcium phosphate and causing dental enamel hypoplasia, dental enamel hypoplasia with pitting, cusp malformations, cusp malformations, yellow or brown pigmentation, yellow or brown pigmentation, and increase susceptibility to caries, susceptibility to caries. Change. After the 14th week of the pregnancy, after the 14th week of pregnancy, and in the first few months of life, avoid tetracycline. In children, in children, avoid tetracyclines up to the puberty. In bone, in fetus life, in bone in fetus life may cause serious anatomical deformity. फिर प्रगप्चन tetracyclines act by tetracyclines act by inhibiting bacterial protein synthesis, by inhibiting bacterial protein synthesis. But the same effect occurring in but the same effect occurring in man causes
blood urea to rise. The increased nitrogen load the increased nitrogen load can be clinically important in renal failure. In surgical or injured patients. Next, tetracyclines also include photosensitizations, and other rashes. Next, liver and pancreatic damage. Sometimes intracranial hypertension. Sometimes intracranial hypertension. अब लिखिए डोज एंड ड्यूरेशंस. The T half of tetracycline is 6 hour 6 hour may be taken as representative of most tetracycline. Because of incomplete absorption, because of incomplete absorptions from the gut, the IM and IV dose need be less than
half of the oral dose. Half of the oral dose to be similarly effective. The dose is 250 to 500 mg. The dose is 250 to 500 mg, 6 hourly by mouth. Comma, 100 mg 6 to 8 hourly. 100 mg 6 to 8 hourly. IM or 500 mg twice daily. 500 mg twice daily by IV infusion. And maximum dose 2 gram per day. And maximum dose 2 gram per day. अब हेडिंग देना है डॉक्सीसाइक्लिन. देखें इस टी हाफ इज 16 आवर. its T half is 16 hour. Comma, will absorb from the gut. Will absorb from the gut even after food. It is excreted in the bile. Comma, in feces. Which it re-enters by diffusing across the small intestine. By diffusing across the small intestine wall. And to some extent in the urine. Correction. These non-renal mechanisms compensate effectively
when renal function is impaired, सर रिपीट कीजिए तो इसको। is non-renal mechanism compensate effectively when renal function is impaired, and no reduction of dose is necessary. No reduction of dose is necessary. Two hundred mg is given on the first day, then 100 mg in a day, then 100 mg in a day. खत्म हो गया। लास्ट लिखे माइनोसाइक्लिन, MINO, मिनोसाइक्लिन। its T half is 15 hours, comma, well absorbed from the gut. It is partly metabolized in the liver. It is partly metabolized in the liver and partly excreted in the bile. And partly excreted in the bile and urine. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। Dose reduction is not necessary when renal function is impaired. Two hundred mg initially is followed by 100 mg twice daily. Paragraph change. Minocycline may cause a reversible vestibular disturbance with dizziness, tinnitus, and impaired balance.
impaired balance, especially in female. बस हो गया, फिर कल